हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलेट, DU LLB, LLM, NLS सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देंगे। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज के कुछ एडिटोरियल्स लेट्स सी हम कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आया है क्लियर सिग्नल करके, इंडिया एंड चाइना मस्ट टेक ऑन बोर्ड ग्लोबल करेंट्स दैट कुड रीशेप टाइज। अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, अगर आज आपकी न्यूज़ भी देखेंगे तो इंडिया और जो चाइनीज़ आर्मी है इनके बीच में वार्तालाप हो रही है जिससे चीज़ें और बेटर हो सकें। अभी यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि चाइना का भी, अगर आप रशिया के मसले में देखें और इंडिया का भी रशिया के मसले में मामला जो है, या फिर आप कह सकते हो जो हम लोगों का दोनों ही कंट्रीज़ का रशिया के लिए एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो दिखता है। दोनों ने ही यूनाइटेड नेशन में रशिया का इनडायरेक्टली काइंड ऑफ सपोर्ट कर दिया है। अब बात यहाँ पे देखिए क्या है, अगर आप फ्यूचर में देखें चीज़ों को, राइटर इस आर्टिकल के थ्रू क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम वो समझने की कोशिश करते हैं। राइटर इस आर्टिकल के थ्रू ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, और चीज़ें जो हैं वो समय के साथ तुरंत दिख रही हैं कि ख़राब हो जाती हैं। अगर अभी आप यहाँ पे हर जगह पे देखिए मामला जो है वो यूक्रेन का ही एग्जाम्पल से समझाया जाता है। तो यूक्रेन रशिया वाला जो मसला है, इससे दिख सकता है कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं अचानक से ख़राब हो जाती हैं। वहीं चाइना जो है क्वाड को, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया, आपका US एंड जापान का ग्रुप है, इसको एशिया का नेटो बोलता है, एंटी चाइना ग्रुप बोलता है। तो चाइना को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब दोनों कंट्रीज़ को अपने रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए बनाने की, जिससे कि चीज़ें बेटर हो सकें। और चाइना भी देखिए ना, प्योर जैसे रशिया है ना, रशिया का एक माइंडसेट हमेशा से रहा है, वो युद्ध से टलते नहीं है, वो कर लेते हैं। लेकिन चाइना ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। चाइना एक बहुत ही बिजनेस इकोनॉमी है, बहुत ही ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो चाइना इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेगा कि इसके जो सैंक्शंस होते हैं उसका रिperकशन क्या होगा। क्योंकि रशिया जो है वो इस तरीके के सैंक्शंस बहुत समय से झेलता हुआ आ रहा है, वो इस तरीके के कदम उठा रहा है। लेकिन चाइना ये चीज़ वियतनाम के साथ करेगा नहीं करेगा, कल को इंडिया के साथ करेगा नहीं करेगा, या कुछ इस तरीके की सिचुएशन खराब होती है, बॉर्डर पे नहीं होती है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है अकॉर्डिंग टू द राइटर। बट सब मिला के यहाँ पे जो ये बात कही जा रही है इस आर्टिकल के थ्रू कि इंडिया और चाइना को जो है अपने रिलेशन अब पहले के कंपैरिजन में सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद देखिए नीचे आते हैं, एक यहाँ पे एक एग्जाम, मतलब एक देखिए अभी न्यूज़ में बहुत ही वीडियो एक वायरल हो रही थी। एक 19 साल की बालिका जो हैं, जब वो उनको यूक्रेन से शिफ्ट किया जा रहा था दूसरे कंट्रीज़ में, तो उन्होंने बोला कि हाउ कैन रशिया बी सो बैड, क्या 2022 में भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभी हो रही हैं। तो राइटर जो हैं वो यहाँ पे इन्हीं की बातों को फेवर करते हुए बोल रहे हैं कि ये जो हुआ है अभी बहुत गलत हुआ है। सॉरी गाइज। तो राइटर जो है यहाँ पे इन्हीं की बातों को फेवर करते हुए बोल रहे हैं कि बिल्कुल ये बच्ची जो है बहुत सही बात कह रही हैं। आज 2022 आ चुका है और इस तरीके की वॉर जो है वो हो गई, और कोई भी कंट्री देखिए आप काइंड ऑफ इंटरफेयर भी नहीं कर रही है। अभी अगर आप बात करो नेटो का, तो हमने कितने सारे मीम देखे हुए हैं USA की तरफ से। USA सिर्फ आग लगाने का काम करता है, उसने हमेशा यही किया है। फिलहाल उसने ये देखा किस तरीके से यूक्रेन को वो कह रहा था कि हम नेटो में मिलाएंगे, नेटो में मिलाएंगे, नेटो में मिलाएंगे। बट जब उनको दिखा कि अगर हम इनको नेटो में अभी मिला भी लेंगे तब भी रशिया नहीं चुप होने वाला है, और इस वॉर में रशिया के अगेंस्ट में ना कोई कंट्री उतरना चाह रहा है डायरेक्टली, तो वो इनडायरेक्टली जो है चीज़ों को करे जा रहे हैं। अब सैंक्शन लगा रहे हैं, अभी US ने एक नया सैंक्शन अभी लगाया है, आज न्यूज़ में भी कवर करेंगे उसको, देखते हैं फिर आगे बताऊंगा मैं आपको क्या है वो नया सैंक्शन जिसका भारत पे भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके बाद तो एज सच कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए फ्यूल के प्राइजेस बढ़ सकते हैं, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है। यहाँ पे टोबैको प्रोडक्ट के यूज़ से रिलेटेड आर्टिकल है। ये देखिए एक अच्छा आर्टिकल आया है, इसको अपन देखते हैं। डिबंकिंग एन अर्बन मिथ अबाउट ताजमहल। देखो आज मैंने PPT बनाई थी, बट फिर अचानक से लाइट चली गई और जो पूरी PPT थी ना वो आपकी ख़राब हो गई। तो फिर जब मैंने सेशन पढ़ ही लिया था तो मैंने कहा कि आज डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ना, ताजमहल के ऊपर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आई है, सलीम बेग जी ने लिखी है, और आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। देखो ताजमहल के बारे में ना हम लोगों को एक चीज़ बताई जाती है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो शाहजहाँ साहब थे उन्होंने ना, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था उनके हाथ कटवा दिए थे। बट सलीम बेग साहब ने हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बोला है कि ये एक मिथ है, ये एक्चुअल रियलिटी नहीं है। इवन जिन जिन लोगों ने ताजमहल को बनवाया था उनको बहुत बड़े बड़े अमाउंट में अवार्ड दिया गया था बाय आपके शाहजहाँ साहब के द्वारा। और इस तरीके का ये जो एक मिथ है ना कि ताजमहल जिन्होंने बनवाया उनका हाथ काट दिया, ये गलत है। अभी ये ऐसा क्यों कहा गया ना, अभी इसलिए कहा गया कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक स्टेटमेंट के दौरान ताजमहल का जिक्र किया था, और उन्होंने ये बात भी कही थी
तो उसी को यहाँ पे राइटर जो है वो क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे हैं कि ये एक्चुअल में सच्चाई नहीं है, और इस तरीके की बातें जो हैं ये मिथ आज तक चली आ रही है और इसको अभी भी आगे बढ़ा है। ताजमहल देखिए यमुना नदी के किनारे आपके आगरा में बसा हुआ है। करीबन 17 साल इसको लगे थे कंप्लीट होने में। जो एग्जैक्ट ईयर है इसका वो है 1631 से लेके 1648 एडी तक आपका ताजमहल जो है ये पूरा बनने में समय लगा था। बनवाया किसके द्वारा गया था? तो ऑफकोर्स शाहजहां साहब के द्वारा बनवाया गया था। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 1983 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ताजमहल को आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी रिगार्डिंग ताजमहल। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई हो। और यहाँ पे ये आर्टिकल क्या कहने की कोशिश कर रहा है मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही मसला है कि चाइनाज टेक वेज फ्रॉम द वॉर। अब इसको थोड़ा सा देखो ना, ये ताइवान वाले रिलेशन से भी लोग गैस कर रहे हैं कि चाइना भी जो है इस तरीके से ताइवान में करेगा। लेकिन मैं स्टिल ये चीज़ बिलीव करता हूँ और काफ़ी सारे लोग भी बिलीव करते हैं कि चाइना जो है वो मोर इकोनॉमिकली दबाने वाली कंट्री है लोगों को इंस्टेड ऑफ वॉर। तो वो यहाँ पे इकोनॉमिकली तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करेगी, नॉट लाइक रशिया। देखिए रशिया ने कर तो दिया है बट इसका रिपरकशन जो है उनको बहुत झेलना पड़ेगा। अभी तो ये चीज़ें चलेंगी, ठीक है, ये वॉर एंड भी हो जाए, आप यूक्रेन को भी अपने अंडर में ले लो, लेकिन आपके जो एलाइज भी हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा खुल के आपका सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप चाइना का ही एग्जांपल ले लो, अगर यूएन चाइना को बाइकआउट करने पे आ गया तो रशिया को फिर नहीं कर पाएगा सपोर्ट। सेम गोज विथ इंडिया। हमारा ठीक है रशिया मित्र है, लेकिन अगर यूएन में हमें अगर चारों तरफ से घेर लिया जाए, सारे कंट्रीज़ कहें कि भैया अगर आप ऐसा करोगे तो फिर हमसे कोई लेना देना नहीं है, तब आपकी दोनों कंट्रीज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो मद्देनज़र रखनी होगी रशिया को, और जल्द से जल्द चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा। अब आ जाते हैं न्यूज़ के ऊपर। ठीक है, आज की जो न्यूज़ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यूक्रेन ड्रॉप्स पिच फॉर नेटो। तो ये आर्टिकल आया है कि यूक्रेन ने फाइनली अब नेटो की आवाज़ लगाना बंद कर दिया है। तो काइंड ऑफ रशिया की पहली बात मान ली गई है। दूसरी बात मानने के लिए भी जेलेंस्की साहब ने इनडायरेक्टली कहा है। कैसे कहा है? उन्होंने ये कहा है कि जो रशिया कह रहा है ना कि जो रशिया के, देखो मैंने आपको मैप आज लगाया नहीं है बट आपको याद होगा जो मैंने आपको रशिया जैसे ये था और इधर ये यूक्रेन था, तो जो दो पहले पार्ट जो दो जगह थी, कमेंट सेक्शन बताओ जहाँ पे पहले दो जगहों पे रशिया ने यूक्रेन के कैप्चर कर को इंडिपेंडेंट टेरिटरी घोषित कर दिया था, और वो दोनों ही जगह जो हैं वहाँ पे रशिया के रेबल्स रहते थे, रशिया सपोर्टर रेबल्स रहते थे। तो यहाँ पे ये जो जेलेंस्की साहब है ना वो ये भी रेडी हो गए कि आप इन दोनों एरिया को जो है इंडिपेंडेंट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक मतलब काइंड ऑफ उनकी तरफ से एक वाइट फ्लैग दिखाने का तरीका है कि हम शांति चाहते हैं, आप बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए। बट साथ ही साथ फिर उन्होंने एक इंटरव्यू भी कल दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं लड़ने के लिए। तो दो तरफा कुछ बातें हो रही हैं। यहाँ पे बाइडेन साहब ने रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स को बैन कर दिया है। अब यूएस के किसी भी पोर्ट पे रशिया से ऑयल नहीं आएगा। देखिए गैस पाइपलाइन बंद हुई थी, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में चाइना वाली जो साइबेरिया, देखो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जैसे नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन चाइना रशिया टू जर्मनी है, ऐसे ही रशिया टू चाइना भी एक पाइपलाइन बिछाई गई थी, इसका नाम था साइबेरिया, पावर ऑफ साइबेरिया वैसे बोलते हैं इसको पूरा। ठीक है, ध्यान रखने का है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स को यूएस में पूरी कंप्लीटली बैन कर दिया। तो रशिया देखिए इकोनॉमिकली काफ़ी प्रॉब्लम सहने वाली है फ्यूचर में। अब बाकी देखते हैं कि इसके लिए क्या पुतिन साहब ने सोच रखी है। इसके अलावा ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट टू रिज्यूम फ्रॉम मार्च 27। तो ये कोविड के बाद की संख्या, जो कोविड के बाद की सिचुएशन थी उसको ख़त्म करते हुए मार्च 27 से हर टाइप की इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो चालू हो जाएगी। तो लेट्स सी, क्या पता ये जो एयर आपकी इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री है, इसका फ़ायदा फिर शुरू हो बहुत दिन बाद। ठीक है, इसके बाद है कुछ ऐसा सच यहाँ पे है नहीं आर्टिकल, इधर अपॉर्चुनिटीज़ एडवर्टीजमेंट ही भरा रहता है मोस्टली। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिल्ली में 500 PCRs डिप्लॉयड करी गई हैं फॉर वुमेन सेफ्टी। कल इंटरनेशनल वुमेंस डे था, मैंने आपको कल थीम बताई थी इंटरनेशनल वुमेंस डे की, क्या थी भाई, याद है किसी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब ऐड ही ऐड है, देखो लाइन से ऐड लगे हुए हैं सारे, कोई देखता भी है द हिंदू के छोटे छोटे ऐड आप लोगों ने। वैसे चलिए अभी एक बात आ रही है तो लेट्स डिस्कस। वैसे ऑफ द टॉपिक है, हम वुमेंस डे तो मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना मैट्रिमोनियल के आप ऐड देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा किसी दिन। उसमें इस तरीके की डिमांड लिखी होती है ना, फेयर, टॉल, ये जैसे कि आप दुकान से कोई सामान खरीदने के लिए जा रहे हो। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस देश में एक तरफ वुमेंस डे मनाया जाता है वहाँ पे फिर इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई भी किया जाता है चीज़ों को। यहाँ पे देखिए क्या है, वुमेन सीक्स रेगुलर जॉब्स रेस्पेक्टेबल वेजेस। तो आंगनवाड़ी एंड आशा वर्कर्स ने हरियाणा एंड दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट किया है। वैसे देखिए जो ये आंगनवाड़ी के टीचर्स होते हैं ना, ये स्मॉल जो किड्स होते हैं उनको पढ़ाती हैं,
और इनकी हालत हर स्टेट में ऐसी है, मतलब बहुत ही कम सैलरी पे लोग काम करती हैं, तो इसलिए समय समय पे इनकी तरफ से आवाज़ उठी रहती है कि जो है हमें पर मतलब हमारे ऊपर सैलरी में जो आप प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को देते हो उनको दो, या इस तरीके की और भी डिमांड से लोग करते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड अरविंद केजरीवाल जी ने डाल दिया है, और ऐसी कुछ है ही नहीं है खास न्यूज़, क्या डिस्कस कर दो बताओ। इधर भी कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। होली आने वाली है तो ब्रजमोली महोत्सव हो गया ये। इसके अलावा और कुछ ठीक है। आज थोड़ा सा आप लोगों का मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ स्क्रॉल करने में, बट कोई बात नहीं। आज की बात है। पीपीटी क्योंकि बनाई थी मैंने, बट वो चली गई है ना। फिर यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आया है, सोशल रिवॉल्यूशन टेक्स टाइम सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे क्या हुआ है, एक के कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन एनडीए की बात हो रही है, तो उसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी आई है कि सोशल रिवॉल्यूशन जो है वो टाइम लगाता है, और इस तरीके की पटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है, जहाँ पे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के ऊपर जो है पटिशन डाली गई थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल रिवॉल्यूशन डज नॉट कम ओवरनाइट एंड टेक्स टाइम। द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन ट्यूसडे व्हाइल refusing to deal at this stage with the issue of caste-based reservation in the National Defence Academy. The top court gave center time till July to study the implication of induction and deployment of ex-National Defence Academy women cadets in the armed force. ठीक है, तो वो अपनी अपनी बात है यहाँ पे। फिर कुछ ऐसा कुछ श्रीलंका फाइनेंस मिनिस्टर टू विजिट इंडिया फॉर टॉक्स ऑन एड। और अभी आपको रिसेंटली 3-4 दिन पहले पता होगा, हमारे कुछ फिर से फिशरमैन श्रीलंका के द्वारा कैप्चर कर लिए गए थे। कौन सा वो आइलैंड था, कच्चादीवू आइलैंड, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे क्या है, जी अर्जेस रिस्ट्रेंट्स ऑन यूक्रेन इन कॉल विद माइक्रोन एंड स्कॉल्ज, ठीक है। बाइडेन बैन्स रशिया ऑयल इंपोर्ट्स टू यूएस। मैंने आपको बताया कि अब यूएस के किसी भी पोर्ट पे रशिया का ऑयल आएगा नहीं, इंपोर्ट नहीं होगा, तो उसकी ये न्यूज़ है। अगला आर्टिकल है, श्रीलंका लूजेस टस्कस राजा इट्स नेशनल ट्रेजर। तो श्रीलंका ने देखिए क्या हुआ है, भारत के एक ये हाथी थे जिसका नाम राजा रखा गया है। इसको मैसूर के एक राजा ने एक औषधि के विद्वान को दे दिया था, जिन्होंने उनको ठीक किया था, श्रीलंका से बिलोंग करते थे। उसके बाद श्रीलंका में वो गया तो वहाँ पे वो उसको देख रेख नहीं कर पाए, तो उन्होंने इसको किसी को आगे बेच दिया। तो अब जो है वो फाइनली इस हाथी की जो है मृत्यु हो गई, और उसी के लिए काफ़ी नामचीन हाथी था, काफ़ी बड़ा साइज़ में था और काफ़ी सुंदर हाथी था, तो उसी के बारे में न्यूज़ निकली हुई है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इमरान खान जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किया है उन्होंने, तो उनकी असेंबली ने उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन डाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कह रही हैं कि ऑयल प्राइजेस इंक्रीजेज विद सर्टेनली इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, सेज एफएम। बिल्कुल, ऑयल देखो जब महंगा होगा ना तो फिर सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। देखिए हर चीज़ ना ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी होती है, कोई भी डिमांड सप्लाई कहीं भी जा रही है कहीं भी आ रही है, सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड करती है। जहाँ ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे वहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है ये महंगा हो जाएगा, और ये महंगा हो जाएगा तो सीधे जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका भी कॉस्ट महंगा हो जाएगा। गाइज आज एक लाइव लॉ में आर्टिकल आया था, तो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं। आर्म फोर्स का ट्रिब्यूनल एक्ट जो है वो हाई कोर्ट का पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू नहीं छीन सकता, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है। देखो जब भी आपके कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो अंडर आर्टिकल 2 to 6 एंड सुप्रीम कोर्ट में जाते हो अंडर आर्टिकल 32। ट्रिब्यूनल के एक्ट के थ्रू अलग अलग ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनती हैं, तो आर्म फोर्स के ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू आर्म फोर्स के ट्रिब्यूनल्स बनती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ इस तरीके के आदेश आ जाते हैं कि आप इसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते हो या कुछ, तो वही हाई कोर्ट ने यहाँ पे इंटरफेयर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि आप इस तरीके के कानून लॉ नहीं बना सकते हो, जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अब क्वेश्चन ये भी आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके लिए मैंने वीडियो अटैच कर दी है, उसको जरूर देखिएगा। एग्जाम्पल से क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि घर होता है, तो घर में हमने नींव देखा है कि बहुत स्ट्रांग बनाने की बात करते हैं कि अगर नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो पूरा घर इस तरीके से ढह जाएगा। तो देखने में ये आता है कि अगर आप घर का जो नींव है वो स्ट्रांग नहीं रखेंगे तो आपका घर जल्द से डैमेज हो सकता है, भूकंप में गिर सकता है,
सेम गोज विद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिकली है क्या? ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है। अगर ये हिलेगी तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक मोटिव था वो हार्म हो सकता है। देखिए, हमारे देश में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसके 1 साल के अंदर पहली बार फंडामेंटल राइट अमेंड किए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ये क्वेश्चन सामने आ गया। जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया था तब ये चीज रखी गई थी कि जो फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अगले ही साल 1951 में पहली बार शंकरी प्रसाद केस के अंदर फंडामेंटल राइट जो उस समय प्रॉपर्टी को लेके था वो क्वेश्चन में आ गया। इसके बाद मामला क्या था? देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल हैं, एक है आर्टिकल 13 और एक है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन जो यहां पे क्वेश्चन में था एक है आर्टिकल 368। ठीक है, दोनों में ही आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लॉ जो है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक चीज है उसको अमेंड करने की कोशिश करता है तो सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर, और आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट की पावर देता है। इस केस के अंदर मामला यह आया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था 1951 में, जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था जो उस समय था, क्या ऐसे मुद्दों के अंदर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है? तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सरकार का एक इस पे पहलू था उसको एक्सेप्ट किया और ये माना कि भैया जो आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ की बात करी गई है ना उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 368 से अमेंड किए जा रहे हैं वो चीज इस ऑर्डिनरी लॉ वाले इसमें नहीं आती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही तो इंटरफेयर कर पाएगा, क्योंकि आर्टिकल 13 क्या कहता है? कोई भी ऐसा ऑर्डिनरी लॉ या लॉ जो डाला जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर। ये चीज यहां पे इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली। बट कुछ सालों बाद सुप्रीम कोर्ट का जो है वो हृदय परिवर्तन हुआ। देखिए, जो कुछ केसेस हैं ये आप पढ़ सकते हैं, बट हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस तरीके से सामने आई ना, हम उनको यहाँ पे लेके पढ़ रहे हैं। गोलकनाथ केस के अंदर 17th अमेंडमेंट के अंदर एक चीज आई थी कि भैया कोई भी ऐसा लॉ जो 9 शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाएगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है, कोई भी उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है और उसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में अपना हृदय परिवर्तन किया और जो उनका वर्डिक्ट था शंकरी प्रसाद केस में उसके अगेंस्ट में जाके बोला कि भैया आप जो है इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते हो और कोई भी आप जो अमेंडमेंट लाओगे 368 के अंदर वो आर्टिकल 13 के अंदर जो ऑर्डिनरी लॉ है वो भी उसी कैटेगरी में आएगा। तो कहने का मतलब ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब 368 के अंदर लाने की बात करी गई थी वो भी आपका 13 का जो प्रोविजन है आर्टिकल का उसके अंदर आएगा। यहां पे इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। फिर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो कहां चुप रहने वाली थी और 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 हमारी पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया। इसके अंदर पार्लियामेंट ने यह कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट के पास अब ना कोई पावर नहीं है, अगर कोई लॉ 368 के अंदर पार्लियामेंट बना रही है या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ रही है और किसी भी तरीके के फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आ रही है तो पार्लियामेंट के इस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ नहीं कर सकती है और आर्टिकल 13 में जो ये लॉ वाला जो संज्ञा है ना ये नहीं दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। इस केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो 1973 का केस है, आपको पता है बहुत बड़ा ये समय तक ये केस चला था और आज भी हमारे देश की 1973 से लेकर आज आप सोच लीजिए 2021 में आ गए हैं और जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो इस केस से इजाद हुई थी और आज तक सुप्रीम कोर्ट के पास ये बहुत अच्छा टूल की तरह यूज हो रहा है अगेंस्ट द बहुत जो आप कह सकते हो कि अनलिमिटेड पावर जो गवर्नमेंट को मिल जाती थी उसके अगेंस्ट में। तो ये बहुत ही एक अच्छा वर्डिक्ट था। तो केशवानंदा भारती केस जो है ना वो आपका जो 24th अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके चलते हुए इसमें ये मामला आया केशवानंदा भारती केस के अंदर। और केशवानंदा भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ठीक है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाना चाहती है लाए, कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी करना चाहती है करे, फंडामेंटल राइट्स को खत्म करना चाहती है करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को पहले तो बहुत खुश खुश के शब्द बोले, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली कि भैया तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो अमेंडमेंट लाना है लाओ, लेकिन लास्ट में एक लेकिन क्लॉज लगा दिया और कहा कि आप जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया था, आप उसका जो एक मौलिक चीज जो वो बताना चाहते थे उस कॉन्स्टिट्यूशन से, आप उसको नहीं बदल सकते हो, आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है?
तो गाइस बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन नहीं है। आज 2021 में आ चुके हो आप, और ये यशवंत भारती केस से ये क्लॉज आया था, ये कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिक कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। ये एक कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप डिफाइन कर दो या कुछ ऐसे कर दो। ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्ट, जिसको आपको क्लैरिटी से अपने दिमाग में रखना है कि ये है क्या। तो इसके बाद देखिए मामला था केशवानंदा भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक मटका जैसे बनाने वाले को देखा है आपने, कैसे बनाता है वो मटका बनाने वाला जो है हाथ, एक सपोर्ट हाथ नीचे रखता है और ऊपर थपकी मारता है मटका बनाते समय। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यही किया, नीचे हाथ रखा, कहा कि भैया आपको जो अमेंडमेंट लाना है लाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऊपर से एक थपकी मार दी कि लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप वायलेट नहीं कर सकते हो। भाई पूरा गवर्नमेंट जो है वो परेशान हो गया। उनके दिमाग में ये आया कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, किस मामले से बेसिक स्ट्रक्चर निकल रहा है, क्या चीज बेसिक स्ट्रक्चर होती है, क्या चीज बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो इस तरीके की टेंशन जो है वो देखने को मिलने लगी। बट उस समय इंदिरा गांधी जी शासन में थी, और आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी का जो नेचर था, वो स्वभाव था, काफी ज्यादा एग्रेसिव था। और उन्होंने जो है यहाँ पे इस चीज को लेते हुए तुरंत एक अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी पार्लियामेंट के द्वारा, और पार्लियामेंट के अंदर वो एक अमेंडमेंट लेके आती हैं अगेंस्ट द केशवानंदा भारती का जजमेंट, जिसका नाम था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो आया ये आता है, और इसमें यहां पे ये देखने को मिलता है, पार्लियामेंट कहती है कि कोई भी इस तरीके का अमेंडमेंट जो हम करते हैं, हम कुछ भी करें, हम 368 के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर नहीं जा सकता है। Again, the Parliament enacted this judicially involved doctrine of basic structure by enacting 42nd Amendment Act of 1976. This act amends Article 368 and declare that there is no limitation on the constituent power of Parliament and no amendment can be questioned in any court on any ground, including that of contravention of any fundamental right. तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने जो है वो इस तरीके की डिसीजन यहाँ पे लिया, और जिसके बाद देखने को क्या मिला, देखने को यह मिला कि भैया फिर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में फिर एक टसल देखने को मिली। और क्या देखने को मिला, और फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने एक अलग वर्डिक्ट के साथ मिनर्वा मिल केस में आता है। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी बताना चाहता हूं, जो कि बात आई है तो मेरा मन हो रहा है कि बता देता हूं। ये आपको किताबों में नहीं मिलता है। देखो केशवानंदा भारती केस में जब ये वर्डिक्ट आया था ना, तो उसके जस्ट नेक्स्ट डे क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में ना एक नियम है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनको आपके क्या बना दिया जाता है, उनको आपके जो है चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। बट जैसे ही ये वर्डिक्ट आया था उसके बाद एएन रे जो है उस समय सक्सेसर बना दिए गए थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, जबकि उनसे ज्यादा सीनियर 3 जजेस ऑलरेडी मौजूद थे। उन 3 जजेस को आप कह सकते हो कि इग्नोर करते हुए जो 4 सीनियर मोस्ट जज थे उनको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था, जिसके चलते हुए जो 3 जजेस थे उन्होंने फिर रिजाइन दे दिया था नेक्स्ट डे। तो देखो एक बात होती है, मतलब हिस्ट्री में आप देखना कि जब भी सच और झूठ की लड़ाई होती है हमेशा सच जीतती है, लेकिन किस कीमत पे जीतती है ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और आप ये सोचिए कि उन 3 जजेस ने जो उस समय ये रिजाइन दिया, या फिर उनका इस वर्डिक्ट में काफी बड़ा रोल था जिसकी वजह से उनको एक रिपरकशन सहना पड़ा, बट उनके उस आप कह सकते हो सैक्रिफाइस से आज 2021 आ चुका है, और बेसिक स्ट्रक्चर ने इतनी बार गवर्नमेंट को अपनी मनमानी करने से रोका है। तो ये वही होता है कि आप किस प्राइस पे चीजों को होती है और किस प्राइस पे चीजें मिलती हैं। तो ये एक बहुत रोचक बात थी इसमें, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिनर्वा मिल केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी ना बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और पार्लियामेंट जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं छीन सकती। जैसा कि मैंने आपको बताया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर जो है सरकार ये कहती है कि हम कोई भी चीज ऐसा करेंगे, जो हम लॉ बनाते हैं, हम कुछ भी इस तरीके की चीजें करते हैं, तो कोई भी बंदा जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता है उसके अगेंस्ट में। तो फिर मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वापस से पार्लियामेंट की इस बात को खत्म खारिज करते हुए कह देती है कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है ना, इन इटसेल्फ इट्स द बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट एंड यू कैन नॉट अमेंड इट। तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है। फिर एक केस आता है वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980। इस केस के अंदर ये कहा जाता है कि देखिए जब 1973 में केशवानंदा भारती जी का केस आया था और उसके बाद जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो जितने भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा किए गए हैं आफ्टर 1973, और अगर वो इस तरीके से कुछ वायलेशन है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो वो सारे के सारे इसमें स्क्रूटनी में आएंगे और वो सारे के सारे खारिज किए जा सकते हैं।
तो ये वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में देखा गया था। इसका 81 है आई थिंक ईयर, 1980-81 आप कंफर्म कर लेना। मिनर्वा मिल्स के बाद आया था, तो आई थिंक इट इज इन 1981, मे बी 1980 भी हो सकता है, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो दिस इज इट गाइज, दिस इज हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहली बार क्वेश्चन में आया, तो कैसे बोलूं, हम इसको चलो स्टार्टिंग से देख लेते हैं केशवचंद्र भारती के जगह पे। बेसिक स्ट्रक्चर का मामला क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर का मामला ये था कि बेसिक स्ट्रक्चर की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्सेप्ट है जो धीरे धीरे सामने आया है। इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से पहली बार 1951 में शंकरी प्रसाद केस के अंदर चीजें हुई थी। फिर हमने देखा कि सेकंड केस गोलकनाथ केस आया था। फिर हमने देखा गोलकनाथ केस में जो है सुप्रीम कोर्ट का हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने पहले सरकार का साथ दिया था लेकिन बाद में कहा कि नहीं भैया, अमेंडमेंट जो है वो आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो। फिर 24th अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गई पार्लियामेंट 1971 वाला। फिर उसके बाद केशवचंद्र भारती केस आया, उसमें वापस से पार्लियामेंट के ऊपर जीत हो गई सुप्रीम कोर्ट की। फिर इंदिरा गांधी जी ने पलटी मारी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ले आई, पर मिनर्वा मिल केस में फिर से मामला आपके पक्ष में आ गया, कोर्ट के पक्ष में आ गया, और फिर 1981 वाला हमने देखा ही। इसके अलावा देखिए, अगर आप लोग DU LLB, क्लैट LLM, क्लैट UG इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी है, दोनों में से जो करना चाहें। डेस्कटॉप से वेबसाइट विजिट होगी, जो एंड्रॉइड यूज करते हैं वो डिस्क्रिप्शन से जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे स्टोर सेक्शन से आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब देखो, ये सब चीजें तो हो गई, आपके दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा ना कि सर बेसिक स्ट्रक्चर अब है क्या। तो देखो, सरकार बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट्स के अंदर काफी सारी चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर में डाला है, और आप इनको सिंपल गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर का, जैसे कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, है ना, और आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं, एंड फ्यूचर में और भी ऐड होंगी। बेसिक स्ट्रक्चर पे देखो, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर कि जो भैया ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आप कुछ भी आंसर लगा सकते हो समझ के। एक चीज और, अगर आपको कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर कि भैया क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कुछ भी मतलब ए से लेकर जेड तक कुछ भी अमेंड करने का, तो बिल्कुल आपका जवाब होगा हाँ है। और बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन ही नहीं है तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना, लेकिन पार्लियामेंट तो अपना लॉ अमेंड कर सकती है। तो दिस इज इट गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।